नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी सरकार ने हमारी फौज के हाथ बांध रखे थे, जिसका फायदा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने उठाया, हमारे कई फाइटर जेट गिरा दिए? और क्या इस बंदिशों की वजह से शुरुआती दौर में हमें नुकसान हुआ, पाकिस्तान को फायदा हुआ? और अगर ये बंदिशें नहीं होती तो हमारे राफेल या बाकी फाइटर जेट, जिनकी कीमत 1500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक की है, ये युद्ध में, पाकिस्तान के साथ युद्ध में नहीं गिरते, महफूज रहते। अब दोस्तों, इतना बड़ा खुलासा मैं नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई विपक्ष का नेता कर रहा है, राहुल गांधी या अखिलेश यादव। ये खुलासा भारतीय नौसेना के सर्विंग, जी हाँ, नौकरी में इस वक्त जो है, रिटायर नहीं, सर्विंग कैप्टन, आला ऑफिसर ने किया है, जिनकी एक महत्वपूर्ण पद पर तैनाती। जी हाँ, कैप्टन शिव कुमार, जिन्होंने इंडोनेशिया के एक सेमिनार में ये खुलासा किया कैमरे पर कि अगर भारत की फौज पर, अगर हमारी सेना पर बंदिशें नहीं होती, पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट्स नहीं होते, तो हमारा जहाज, हमारे जो लड़ाकू विमान हैं, वो गिराए नहीं जाते। क्योंकि शुरू के दौर में भारतीय फौज को मना किया गया था कि वो पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों या एयर डिफेंस पर टारगेट नहीं करेगी। इसी वजह से हमारे कई विमान, कई लड़ाकू विमान गिर गए। अब दोस्तों, इस चौंकाने वाले खुलासे से देश की जो सियासत है उसमें भूचाल है, राजनीतिक भूकंप है, और कई पार्टियां, कई विपक्षी पार्टियां धारदार हमले मोदी सरकार बीजेपी पर कर रही हैं। कांग्रेस का तो यहां तक कहना है कि इतनी बड़ी गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी ही जिम्मेदार है, प्राइम मिनिस्टर ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही ऑपरेशन सिंदूर को कमांड दे रहा था। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ही सबसे आगे खड़े थे, उन्होंने ही ऐलान किया था। सच ये है कि सरकार, मोदी सरकार प्रेशर में है, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी खुद सवालों से घिरते जा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है दोस्तों कि मिस्टर मोदी ने खुद कैमरे पर, रैलियों में घूम घूम कर कहा कि हमने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए सेना को पूरी छूट दे रखी, सेना को खुली छूट दे रखी कि जब चाहें, जो चाहे वो करें पाकिस्तान पर। लेकिन कैप्टन शिव कुमार का जो बयान है, जो एक सर्विंग ऑफिसर हैं भारतीय नौसेना के, उनका जो बयान है कि नहीं, ऐसा नहीं था, सच्चाई ये थी कि हाथ बंधे थे सेना के। सुनिए, पहले मोदी जी को सुनिए, फिर आगे सच्चाई बताते हैं। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। तो दोस्तों, एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि खुली छूट सेना को दे रखी थी, और दूसरी तरफ सेना के आला अफसर, नौसेना के आला अफसर, जो विदेश में, इंडोनेशिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, वो कह रहे हैं कि हमारे एक भी जहाज नहीं गिरते अगर पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट नहीं होते, यानी पाबंदियां नहीं होती पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से, तो एक भी जहाज हमारा नहीं गिरता। सुनिए पहले कैप्टन शिव कुमार को भी सुन लीजिए। But I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment. अब दोस्तों, यहीं से कई बहुत अहम सवाल खड़े होते हैं, और मुझे लगता है इसका जवाब सरकार को देना ही होगा। जैसे मिसाल के तौर पर कि सेना को शुरू में, इस ऑपरेशन को शुरू करते समय पूरी छूट क्यों नहीं दी गई? क्यों कहा गया कि सिर्फ आप आतंकी ठिकानों पर ही वार करेंगे? जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पाकिस्तान के एयर बेस है, जहां से रिटेलिएशन हो सकता था, जो हुआ, उसके लिए एहतियात बरतने के लिए क्यों नहीं स्पेस दी गई, क्यों नहीं छूट दी गई? और जब पाकिस्तान ने, उसकी फौज ने, उसकी एयरफोर्स ने चीन की मदद से हमारे कई फाइटर जेट्स गिरा दिए, उसके बाद छूट क्यों दी गई? और उसके बाद जब छूट दी गई और भारत की फौज ने, भारत की एयरफोर्स ने कहर बरपा दिया पाकिस्तान पर, यह युद्ध एक तरह से भारत की मुट्ठी में आ रहा था, उनके एयरबेस, रडार ध्वस्त हो रहे थे, जब पाकिस्तान बैकफुट पर था, ऐसी स्थिति में सेना को आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया गया? अचानक युद्ध विराम क्यों कर दिया गया? और क्या अमेरिका का इतना प्रेशर था कि बीच मझधार में युद्ध रोकना पड़ा भारत को? यानी शुरू में भी कंप्रोमाइज और द एंड में भी, सीज फायर होते समय भी कहीं ना कहीं झुकता हुआ भारत देखा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक परसेप्शन है, और बार बार, तकरीबन 20 बार इस बात को ट्रंप कह चुके हैं कि हमने कराया सीज फायर।
अब दोस्तों, जैसे जैसे इन सवालों को लेकर सरकार प्रेशर में आ रही, दबाव में आ रही, कोशिश की जा रही है कि कैप्टन शिव कुमार ने जो कुछ कहा उस पर थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल किया जाए। इंडोनेशिया में जो भारत की एम्बेसी है उसकी तरफ से एक बयान आया और उस बयान में कहा गया है कि कैप्टन शिव कुमार ने प्रेजेंटेशन देते समय जो भी बातें कहीं उसको तोड़ मरोड़ कर जो सोशल मीडिया है वो चला रही है या कुछ मीडिया चला रही है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। सच्चाई ये है कि कैप्टन शिव कुमार ने जो कुछ कहा वो वीडियो पर है और वो वीडियो कोई भी सुन सकता है, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, वो वायरल हो चुका है पिछले 48 घंटे में। सबसे बड़ा सवाल ये है जो मुझे लगता है जिस पर हमें गौर करना चाहिए कि क्या वाकई ऑपरेशन सिंदूर की जो सच्चाई है वो देश को अभी तक नहीं पता है, ना ही संसद को पता है, ना ही विपक्ष को पता है। क्या बहुत कुछ पर्दे में है? मैं आज कोशिश करूंगा इस सच्चाई की गहराई में जाने की, और इसीलिए आज मैंने दो खास मेहमानों को बुलाया है जो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर इस पूरे, आप कह सकते हैं, घटनाक्रम को बहुत गौर से देख रहे हैं। हमारे साथ कर्नल रोहित चौधरी हैं। लंबी उम्र उन्होंने दी है फौज को और आप कह सकते हैं इस मसले को ट्रैक भी कर रहे हैं। कांग्रेस के एक्स सर्विसमैन के वो चेयरमैन भी हैं। मैंने आज ओंकारेश्वर पांडे साहब को बुलाया है और पांडे साहब रक्षा और विदेश, इन दोनों नीतियों पर उनका एक, आप कह सकते हैं, बड़ा काम। पांडे साहब को सुनिए, कर्नल चौधरी को सुनिए, तस्वीर साफ होगी कि सरकार छुपा क्या रही है और क्या मोदी अपने ही सवालों में, अपने ही जाल में कहीं ना कहीं फंसते गिरते जा रहे हैं। मेरा जो सवाल है कि कैप्टन शिव कुमार ने कहा, सर्विंग ऑफिसर हैं, इन्होंने कहा कि हमारे हाथ बंधे थे राजनीतिक कारणों की वजह से, उस दिन हमने पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान थे उस पर अटैक नहीं किया जिसकी वजह से हमारे जहाज गिरे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वाकई पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था, ये गलती थी, और ये जो जहाज गिरे सरकार की वजह से गिरे, पॉलिटिकल लीडरशिप के कंस्ट्रेंट की वजह से गिरे? इसमें एयरफोर्स का, आर्मी का, डिफेंस का कोई दोष नहीं है भारत की? इसमें आपको सीडीएस की स्टेटमेंट को और कैप्टन शिव कुमार की स्टेटमेंट को, दोनों को कोलैबोरेट करके देखना पड़ेगा। सीडीएस ने 30 मई को सिंगापुर में एक इंटरव्यू के दौरान कहा, सवाल पूछा गया था कि कितने जहाज गिरे, उन्होंने कहा कि कितने जहाज गिरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्यों गिरे ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने अपनी स्ट्रेटजीज को फिर रिफाइन किया और फिर उसके बाद हमें इनिशियल लॉसेस के बाद जी हमने अपने आप को अपनी स्ट्रेटजी को रीडिजाइन किया और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट किया और हम 10 मई को पूरी तरह से एडवांटेजियस पोजीशन पे थे। और कैप्टन शिव कुमार भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए थे और जो पॉलिटिकल नैरेटिव था उसके अंदर उन्होंने पूरे देश के अंदर कहा कि हमने अपनी सेनाओं को खुली छुट्टी दे दी है। अगर खुली छुट्टी उनको दे दी होती तो वो सबसे पहले सेना उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को, उनके रेडार्स को, उनके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को, उनको पहले खत्म करती। जिस तरह से हमने 1971 की वॉर के अंदर सबसे पहले उनकी पूरी एयरफील्ड्स को खत्म कर दिया था, उनकी नेवल बेस को, कराची को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था और उनकी 60% नेवल बेस और 7% के करीब एयरफोर्स को पूरा नेस्तनाबूद कर दिया गया था, ताकि जब आप एक ऑपरेशंस में जाते हो तो आप सबसे पहले अपने दुश्मन की कैपेबिलिटीज को, काउंटर अटैक कैपेबिलिटीज को, काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को पहले आप उनको डेसिमेट करते हो, खत्म करते हो। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने के समय हमारी सेनाओं के हाथ बांध दिए गए। उनको ये कहा गया कि आप एयर डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स या उनकी मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर आप बिल्कुल हमला नहीं करोगे। अगर हम उनके ऊपर हमला करके उनको खत्म कर देते तो हमारा एक भी जहाज नहीं गिरता। हमारे ऊपर एक और कंस्ट्रेंट था कि आप जब लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं तो कंस्ट्रेंट्स के साथ नहीं आप जा सकते। आपको बताया गया कि आप अपनी एलओसी को क्रॉस नहीं करेंगे, आप मिलिट्री टारगेट्स को हिट नहीं करेंगे, आप सिर्फ एक टेरर कैंप्स है उनको करेंगे। तो वो आर्मी जो पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी पूरी तरह से तैयार थी, इंतजार कर रही थी और उन्होंने काउंटर अटैक के अंदर, मिसाइल्स के अटैक के अंदर हमारा नुकसान आ रहा हूं भाई। पांडे जी, कर्नल साहब ने 2 टूक कहा है कि हाथ पैर बंधे थे, कंस्ट्रेंट थे, प्रेशर था कि ये करना है, ये नहीं करना है। अब ऐसे तो कोई एयरफोर्स और आर्मी दुश्मन से कैसे लड़ेगी अगर आप उसमें कुछ शर्तें रखते हैं?
कि साहब आपको ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। तो कर्नल साहब कह रहे हैं कि अगर इस तरह के रिस्ट्रेंट्स नहीं होते, पाबंदियां नहीं होती कुछ, तो शायद पहले दिन पाकिस्तान का जो एयर बेस है, उसके रडार हैं, उसी वक्त उनको भी नष्ट कर दिया गया होता और ये नौबत नहीं आई होती कि हमारे जहाज गिर जाते, उतने महंगी मशीनें गिर गई हमारी। अब मैं जरा पांडे जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि ये जो जहाज गिरे, सरकार की कहीं ना कहीं इसमें गलती है और यही कारण है कि मोदी जी विशेष सत्र नहीं बुला रहे थे, मोदी जी चुप्पी साधे हुए थे, विदेश मंत्री चुप्पी साधे हुए थे, रक्षा मंत्री कुछ बोल नहीं रहे थे? क्या यही कारण था कि सरकार क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आई? मैं इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे नहीं जाना चाहता हूं। मैं जो फैक्ट सामने आए हैं उसी पर बात करूंगा। कैप्टन शिव कुमार ने जो बात कही है उसका खंडन किया है वहां के एम्बेसी के हमारे अधिकारी ने, और उस खंडन में एक बात नीचे, सबसे नीचे आखिरी लाइन लिखी है कि हम शुरू से नॉन एस्केलेटरी वॉर कर रहे थे और हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को, टेररिस्ट जो ठिकाने कैंप्स हैं उनको अटैक किया था। ये दो शब्द अपने आप में साबित कर देते हैं कि जो कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये बात आपने देखा होगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने रिपीटेडली इस बात को यूज किया, बीजेपी के लोगों ने भी रिपीटेडली यूज किया कि नॉन एस्केलेटरी। भाई आप वार में जाते हैं तो नॉन एस्केलेटरी क्या होता है? एस्केलेशन आप कर रहे हैं, आप कहेंगे कि हम एक थप्पड़ किसी को मारेंगे, तुम मत मारना, और अगर उसने 2 थप्पड़ मार दिया तो आप कह रहे हैं नॉन एस्केलेटरी, नॉन एस्केलेटरी। जो डिफेंस मिनिस्ट्री का जो ऑफिशियल जो वो था प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें 2 बातें आई थी। एक तो हमने 9 आतंकी ठिकानों पे हमले किए, ये हमने कहा बिल्कुल ठीक, हमारी सेना ने जो भी टारगेट दिया था किया। लेकिन उसी प्रेस ब्रीफिंग में उसी सेना के प्रवक्ता हमारे भारतीय सेना के साफ साफ कह रहे थे कि उधर से उन्होंने जो हमले किए वो 36 जगहों पे किए। तो हमने 9 जगह पे किया, उसने 36 जगहों पे किए, और सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, एलओसी नहीं, उसने पंजाब, राजस्थान, गुजरात तक के सारे बॉर्डर खोल डाले, इंटायर वेस्टर्न बॉर्डर को खोल डाला, और हम फिर भी कहते हैं कि नॉन एस्केलेटरी है। ये नॉन एस्केलेटरी वर्ड ही उनको बांधता है, जो कहता है कि नहीं नहीं इसको आप आगे मत बढ़ाओ। तो जो कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं, अब आप उनके बयान को अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के बयान से जरा मिला के देखिए। जब रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर 1971 में हमारी नौसेना हरकत में आई थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, और अगर इस बार हरकत में आती तो 4 टुकड़े हो जाते। ये बयान किसके लिए दे रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? वो विपक्ष में तो बैठे नहीं है, वो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, खुद रक्षा मंत्री हैं। हो गया होता तो, नेवी हरकत में आ गई होती तो ये नेवी क्यों नहीं हरकत में आई? इसका मतलब या तो आपने रोका या सरकार ने रोका। इसका मतलब कि राजनाथ सिंह जी भी कहीं अफसोस कर रहे हैं इस बात का कि हमको करने नहीं दिया गया। रोहित जी, चीज जानना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप ही मोर्चा संभाल रहे होते और नई दिल्ली से, हुकूमत से आ रहा होता कि साहब ये करना है, ये नहीं करना है, तो क्या फिर कंफ्यूजन की स्थिति रहती आपके लिए भी? और आप किस तरह के इंस्ट्रक्शन चाहते हो? फौज हमेशा यही कहेगी कि हमें अगर ये कार्रवाई करनी है तो हमें पूरी तरह से क्लैरिटी हो कि हम इस दौरान, अगर मान लो कि उनका कोई जहाज आएगा, हम जहाज गिराएंगे, उनकी अगर कोई भी एयरक्राफ्ट की डिटेक्शन के लिए मिसाइल्स अगर कहीं से लॉन्च हो रही है तो हम उसके मिसाइल सिस्टम्स को ध्वस्त करेंगे, और कहीं से भी रेडार्स अगर कहीं से हमारे सिग्नल्स को पिकअप कर रहे हैं हमारे इनको, तो देन देयर इज अ सिस्टम। ऐसा नहीं है कि जहाज अगर ये 10-20 जहाज ने अगर कहते हैं अटैक किया, ऐसा नहीं है। इसमें कम से कम 100-125 जहाज जो है वो बैकअप के ऊपर होंगे, वो एयर पेट्रोलिंग कर रहे होंगे, और उसके साथ साथ हमारी जितनी की, क्योंकि आप देखिए जी, आप अगर पंजाब के अंदर जाकर भी, बहावलपुर के एरिया के अंदर भी अगर आप अटैक कर रहे हैं अपनी सीमाओं को रहते हुए, बियॉन्ड विजुअल रेंज भी अगर आप अटैक कर रहे हैं, अपने मिसाइल्स के जरिए अटैक कर रहे हैं, तो उसके बावजूद आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स को ओपन कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी हमारी डिफेंस फोर्सेस ऊपर स्कार्दू, कारगिल, सियाचिन, उस एरिया से लेकर नीचे पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल में और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर भी पूरी तरह से एक्टिवेटेड होगी, और बैकअप हमारे पास जरूर रहे होंगे।
लेकिन उन बैकअप्स को इस्तेमाल करने के लिए जी आपको पॉलिटिकल मैंडेट चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिकल मैंडेट मिसिंग थी। इस वजह से हमें 6 और 7 की रात को इनिशियल लॉस हुआ है। कैप्टन शिव कुमार जब ये कह रहे हैं, सीडीएस जब ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब बड़ी सही बात है कि हमारे पास पूरी तरह से हमारे हाथ बंधे हुए थे कि आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो ऐसे में नुकसान होना वाजिब लाजमी है, और ऐसे में हमारा नुकसान हुआ है। हमारे एयरक्राफ्ट भी का भी नुकसान हुआ होगा, और भी इसके अलावा आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरह से काउंटर अटैक वहां से ग्राउंड फोर्सेस का भी हो रहा था, इस तरह से शेलिंग हमारे पुंछ राजौरी एरिया के अंदर हो रही थी। तो ये सब चीजें जो हैं, ये हमारे हाथ बंधे हुए थे, इस वजह से हुई। और इसके लिए कर्नल चौधरी, पॉलिटिकल टॉप ब्रास को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराता हूं कि उन्होंने भारत देश के साथ नाइंसाफी की है, भारत की सेनाओं के साथ नाइंसाफी की है। और भारत के जो 146 करोड़ लोग जो ये सोच रहे थे कि शायद ये टेरर अटैक के बाद एक इंसाफ होगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या JNK को लेके आया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं पे नाकामी पॉलिटिकल टॉप की दिखाई दे रही। ओंकारेश्वर जी, कर्नल चौधरी ने एक चीज कही, उन्होंने कहा कि भाई अगर हम दुश्मन पर हमला करने जा रहे हैं और बड़ा हमला करने जा रहे हैं, सीमा के अंदर घुस रहे हैं, उनके पंजाब प्रांत में कई मील अंदर जाके अगर हम उनके टेररिस्ट कैंप्स जो हैं वो नष्ट कर रहे हैं, तो हमें एहतियात बरतना चाहिए था। हमें पहले ही उनके रडार सिस्टम को, डिफेंस एयर सिस्टम को भी ध्वस्त करना चाहिए था, जो हमने बाद में किया। यानी कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं थी। और कर्नल चौधरी का कहना है कि हाथ बंधे हुए थे, जैसा कि कैप्टन शिव कुमार कह रहे रेजिस्टेंट से। आपको क्या लगता है कि अब क्योंकि मॉनसून सेशन होगा ही होगा, भले ही विशेष सत्र नहीं बनाया, क्या ये एक बहुत बड़ी दुखती रग होगी मोदी सरकार की और जवाब देते नहीं बनेगा? क्या आपको लगता है कि एक गलती कहीं ना कहीं लीडरशिप से हुई है, कहीं ना कहीं एक मिस्टेक हुई है? ये छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आपका डॉक्ट्रिन जो है वो डिफाइंड नहीं था। आपका डॉक्ट्रिन जो है वो इस युद्ध के लिए पूरी तरह से सोच समझ के थॉटफुल ऑपरेशन करने के लिए गया ही नहीं था। और जिस चीज को हम लोग छोड़ रहे हैं, जिस चीज को कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं, वो तो साफ साफ लिखा हुआ है उनके खंडन में भी कि ये नॉन एस्केलेटरी था, यानी आपको बांध के रखा गया था पहले से ही। जब आप वॉर में नॉन एस्केलेटरी कुछ नहीं होता है, ये नॉन एस्केलेटरी डॉक्ट्रिन क्यों दिया गया? दूसरी बात, एयर चीफ का ये डायलॉग आप याद करिए, जो उन्होंने एक सिनेमा के डायलॉग से, सलमान खान का मेरा ख्याल है डायलॉग है, उन्होंने कहा कि एक बार तो मैं तय कर लेता हूं तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। ये दर्द, ये पीड़ा एयर चीफ मार्शल को क्यों हुई? क्योंकि एयर चीफ ही तो सब कुछ डिसाइड, आजकल के वॉर में सबसे पहले एयर पावर डिसाइड करता है, उसके बाद नेवी डिसाइड करती है, लैंड फोर्सेस तो बहुत बाद में जाती हैं। अगर एयर चीफ को हमारी ये पीड़ा हो रही है और ये कह रहे हैं कि एक बार तो मैं अगर तय कर लेता तो अपने आप की भी नहीं सुनता, और वो अपने आप की भी नहीं सुन पाए, उनको भी रोका गया कहीं ना कहीं से, जो शिव कुमार कह रहे हैं। और जो खंडन कह रहा है, खंडन ये कह रहा है कि हाँ, दिस वाज नॉन एस्केलेटरी। क्या आपको लगता है कि अब जो पार्लियामेंट में, पांडे जी समय समाप्त हो रहा है, 2-2 मिनट के जवाब आपसे चाहूंगा, क्या आपको लगता है ओंकारेश्वर जी कि ये जो मॉनसून सत्र शुरू होगा, भले मोदी जी 1 महीना किसी तरह से निकाल ले गए, मोदी जी जब 9 तारीख को वापस लौटेंगे और उसके बाद कुछ दिन के बाद सेशन शुरू होगा, क्या आपको लगता है कि हंगामा होना है और सरकार बैकफुट पर रहेगी? सरकार के लिए एक बहुत मुश्किल होगा इन सवालों का जवाब देना। सरकार के पास जवाब देने के लिए अभी भी कुछ नहीं है, और सरकार को गंभीर होना चाहिए, क्योंकि मामला रक्षा का है, मामला विदेश का है, मामला देश का है। अब वो वहां पॉलिटिकल अगर कुछ बचाव करने की कोशिश भी करते हैं, तो देश जान गया है कि उनसे गलती हुई है। बेहतर ये है कि जिस तरह से किरण रिजिजू ने पहले ऑल पार्टी मीटिंग में ये स्वीकार कर लिया था कि हमसे पहलगाम में चूक हुई है, उसी तरह से उनको भी स्वीकार करना चाहिए कि चूक हुई है कहीं ना कहीं। वरना उनके एक्शंस खुद साबित करते हैं कि अगर चूक नहीं हुई होती तो ऑल पार्टी डेलीगेशन पूरी दुनिया में आपको भेजने की क्या जरूरत थी?
अगर दुनिया हमारा पक्ष जान रही, समझ रही है और उससे कन्विंस थी, तो आज तक के इतिहास में तो हमको अपना पक्ष रखने के लिए पूरा डेलीगेशन नहीं भेजना पड़ा। ये अपने आप में इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, दुनिया के लोग हमसे कटे हैं और हम कहीं ना कहीं अकेले पड़ते जा रहे हैं। तो इस पर तो संसद में शोर शराबा नहीं, गंभीर बातचीत होनी चाहिए। जी, संसद में अब जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर्नल साहब से मैं जरूर पूछना चाहूंगा और 2 मिनट का ही वक्त है। कर्नल साहब, क्या चूक हुई, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई सरकार की तरफ से? क्योंकि आर्मी ने तो जब बाद में पलटवार किया है पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान पूरी तरह से घबरा गया था। क्या आपको लगता है कि ये जो चूक हुई, जिसकी वजह से हमारे 2-2 हजार करोड़ की मशीनें गिर गई, राफेल या बाकी सब, क्या इसकी गलती में आप नई दिल्ली में जो हुकूमत है, अगर मैं सीधे सीधे कहूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या फिर डिफेंस मिनिस्टर, कोई ना कोई चूक इधर से हुई, कम्युनिकेशन गैप आपको लगता है कुछ? देखिए, ये पूरा का पूरा एपिसोड 22 अप्रैल से लेके और 10 मई तक ये पूरा का पूरा एक ब्लंडर था, पूरी तरह से एक फियास्को था। और जो पॉलिटिकल टॉप ब्रास है वो उसको बहुत कुछ जवाब देने पड़ेंगे। आपके जो 22 अप्रैल के हमले के जो ऑपरेशनल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फेलियर्स थे उनके बारे में जवाब देना पड़ेगा। आपने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया उसके अंदर जो इनिशियल लॉसेस हमारे हुए, उसकी प्लानिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, उसकी जो उसके लिए जो आपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने जिस तरह से आगाह कर दिया, इन सब चीजों के बारे में आपको जवाब देना पड़ेगा। और आपको जिस तरह से हमारी सेनाओं का इनिशियल लॉस हुआ, उसके बाद उन्होंने रीएडजस्टमेंट की अपनी स्ट्रेटेजीज की, टैक्टिक्स की, और 10 मई को जब हम एडवांटेजियस पोजीशन में थे और पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने की ताकत रखते थे, उस समय पर आपने जिस तरह से वो सीज फायर आपके पास हुआ। यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा, यूएस स्पॉन्सर्ड सीज फायर जरूर हुआ है, ट्रंप ने पहले अनाउंस कर दिया था कि मैंने सीज फायर करा दिया, और यहाँ पे ये भी बात पता चलनी चाहिए कि क्या ट्रेड हुआ था। उसको कहते हैं ट्रेड के लिए हमने किया था। ट्रेड शब्द का मतलब है पैसे के लेन देन के अंदर जो पैसे का नफे फायदे के लिए जो लेन देन किया जाता है वो व्यापार होता है, वो सौदा होता है। तो आपने किस चीज का सौदा किया उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। और जहां पे आप पॉलिटिकल नैरेटिव जो है, पॉलिटिकल नैरेटिव जहां पे आपका पूरी तरह से शुरू से लेके फेल होता चला गया और आप लास्ट में सेना के कंधे के ऊपर रखकर बंदूक चला रहे हैं कि 3:30 बजे 10 मई को 3:30 बजे हमारे पास डीजीएमओ पाकिस्तान का फोन आया और उन्होंने कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। वो बड़े प्रेशर में थे। और डीजीएमओ, क्या कोई डीजीएमओ ये सीज फायर या लड़ाई कर सकता है? ये हम हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो फैसला लेते हैं कि हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है, करण साहब समय हो रहा है, कितनी कार्रवाई करनी है। तो डीजीएमओ के कंधे पर रख के बंदूक मत चलाइए। इन फैसलों के लिए और अपनी गलतियों के लिए, अपने फियास्कोस के लिए आपको प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और होम मिनिस्टर को सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री को सफाई देनी पड़ेगी, उनको कहीं ना कहीं इस पर वक्तव्य देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बहुत सी चीजें पार्लियामेंट सेशन स्पेशल होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। वो हमारी आज भी डिमांड है कि आज भी आप करिए। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होता तो ये सारी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट्स ने 2 सवाल बहुत सामने रखे और बहुत साफ तौर पे रखे। एक, ये जो युद्ध है जिस तरह से शुरू हुआ और जिस तरह से ये युद्ध विराम हुआ, दोनों में अभी भी मिस्ट्री है। अगर क्लियर कट इंस्ट्रक्शन शुरू में दिए गए होते, एक क्लियर डॉक्ट्रिन होती, तो हो सकता है कि आर्मी ने, हमारी हिंदुस्तान की एयरफोर्स और आर्मी ने जो पलटवार पाकिस्तान पे किया था बाद में, जिसकी वजह से पाकिस्तान प्रेशर में आया, अगर ये पहले ही हो गया होता तो ये नौबत ना आती कि पाकिस्तान रिटेलिएट करता या हमारे जहाज गिरते। और दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से जब भारत की जो सेना है, जो फौज है, उसके गिरफ्त में पूरा ये युद्ध आ रहा था, उस वक्त अचानक युद्ध विराम करना, और वो भी किसी तीसरे देश के दबाव में, जिस तरह का एक परसेप्शन बन रहा है, वो भी गलत था। और इन दोनों के दरमियान जहां तक हमारी सेना, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी की बात है, उन्होंने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। सेना ने अपना काम किया, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी उसको, हाथ कहीं बंधे थे। ये हाथ नहीं बंधे होते तो पाकिस्तान की ये नौबत ना आती
कि वो हमारे यहाँ फायरिंग करता या हमारे जहाज गिराता, ये क्लियर कट निकल के सामने आ रहा है। गलती पॉलिटिकल लीडरशिप की है और पॉलिटिकल लीडरशिप को यानी मिस्टर मोदी को इस पर अब बोलना पड़ेगा। ये कर्नल साहब ने कहा, ओंकारेश्वर साहब ने कहा। कर्नल साहब, वक्त आपने निकाला बहुत शॉर्ट नोटिस पर। ओंकारेश्वर भाई, आप भी शॉर्ट नोटिस पर आए, किसी सफर में आप थे, रुके, हम लोग से बात की, अपने विचार रखे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच।